ये जो आज डोडा में जो टेररिस्ट ने अटैक किया, जिसकी वजह से हमारे 4 सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हुई है, जिसमें एक कैप्टन या मेजर भी है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम तो इसका कंडेम करते आए हैं, मगर मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। देखिए, ये जो डोडा में हुआ है, ये एलओसी से बहुत दूर है। ये इलाका एलओसी से बहुत दूर है, इसलिए बहुत तशवीशनाक बात है कि एलओसी से दूर इतना अंदर टेररिस्ट आकर हमसे, हमारी फौज से मुकाबला कर रहे हैं, और जिसकी वजह से 4 आर्मी पर्सनल की मौत हुई है, कैप्टन का भी उसमें जान चले गई। तो ये सरासर तशवीशनाक बात है, सीरियस बात है, और ये गवर्नमेंट की इनकेपेबिलिटी और इनकेपेसिटी बताती है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की। और दूसरा ये है कि अगर आप देखेंगे कि 2021 से 31 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक सिर्फ जम्मू रीजन में हो रहे हैं। कभी जम्मू में पीक ऑफ मिलिटेंसी में भी इतने बड़े अटैक्स नहीं, और 20 साल से जम्मू पीसफुल है। तो ये रजौरी, पूंछ, कठुआ सेक्टर में तमाम चीजें हो रही हैं, और इसमें अब तक 48 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे मारे गए, 19 सिविलियन है और 48 टेररिस्ट की डेथ हुई है। एक ये बता रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग का सिस्टम ही नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट इंडिया के जो एक्स एम्बेसडर पाकिस्तान के अजय बिसारा है, उनकी किताब पढ़ेंगे एंगर मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने लिखा कि अल-कायदा श्रीनगर में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक करना चाह रही थी। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के बाद भारत सरकार अल-कायदा के उस बड़े अटैक को हम न्यूट्रलाइज कर सके, रोक सके। तीसरी बात यह कि लोकल से कोई कांटेक्ट नहीं है, स्पेशली नौजवानों से। चौथी बात यह है कि नरेंद्र मोदी बोल रहे कि 370 के बाद सब खत्म होगा। क्या खत्म हुआ 370 के बाद? और पांचवी बात यह है कि चाइना, ये सब तमाशे, चाइना का भी इसमें रोल है, और ये सरकार जो है चाइना के बारे में बोलने से डरती है, कतराती है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड वन साइड चाइना से हो रहा है। तो हम इसका कंडेम करते हैं, मगर इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पे आती है। और इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन दौरान जो नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे, क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की, टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और डोडा में जो हुआ है, ये तो एलओसी से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तशवीशनाक और डेंजरस बात है। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर भी हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के बाद जो आप तमाम मीडिया को बताया गया, उसी को रिटीरेट कर देता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस जजमेंट को शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के खिलाफ करार दिया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ करार दिया गया। और तीसरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि हम कैसे लीगल एवेन्यूज को एक्सप्लोर करेंगे इस जजमेंट के खिलाफ। मेरी मुख्तसर सी राय ये है कि आप देखिए कि एक तो तलाक हो गया, तो 1986 का एक्ट एक है, इद्दत पीरियड में डिवोर्सी वुमन को आपको देना है। फिर एक एक्ट ये हो गया, दूसरा 125 सीआरपीसी हो गया, तीसरा ट्रिपल तलाक का कानून हो गया, चौथा डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। 4 एक्ट है। अब आप बताइए कि ये क्या हो रहा है फिर? तलाक सबसे बुरी चीज है इस्लाम में, अल्लाह की नजर में। और डिवोर्स अगर जब हो जाता है तो उसके इद्दत का पीरियड होता है, उसके बाद कोई ताल्लुक रहता ही नहीं हस्बैंड एंड वाइफ का। तो आप ये जो 86 का एक्ट, 125 सीआरपीसी, ट्रिपल तलाक का जो गलत कानून जो महिलाओं के खिलाफ मोदी सरकार ने बनाया, और चौथा डोमेस्टिक वायलेंस, तो ये चीजें हैं। नहीं, आप 86 का एक्ट पढ़िए। 86 के एक्ट में आपको लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस इतना दिया जा सकता है कि उनको
पहले तो आपको इस्लाम समझने की जरूरत है। जो पैसे वाइफ को शादी के वक्त दिए जाते हैं, मेहर बोलते हैं, उसको रिटर्न किया जाता है डिवोर्सी को। फिर उनका मेंटेनेंस, नानो नफका जिसको बोलते हैं, वो दिया जाता है। और इस्लाम में शादी जो है कॉन्ट्रैक्ट है मेरे भाई, जन्म जन्म का साथ नहीं है। ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर, और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है। और वहां पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है, और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानिमाजों को। जो वहां पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया, और अब पुलिस तमाशाई बनी नहीं बैठी है। तो ये पूरा एनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, वहां की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्व गुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे, और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्व गुरु, कौन सी ये बातें कर रहे हैं? डेलिबरेट टारगेटिंग है मुसलमानों के और रिलीजियस प्लेस की। इसको इस बात को साबित करता है। केस बुक करे, कितनों को अरेस्ट करे आप? हर वक्त यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशे बने बैठी हुई। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को, एमआईएम पार्टी कैंडिडेट्स को आप कामयाब करिए। कोई तो आवाज उठाए ना। वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री, अब तो मुंह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुंह से। सुन, रुक जाओ, मैं समझ गया। मैं आपको बोल नहीं रहा था कि आसाम में जितने नॉन मुस्लिम्स है उनको CAA से सिटीजनशिप दी जाएंगी, और जो 1.5 से 2 लाख जो मुसलमानों का नाम आया आसाम में, उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस लड़ना पड़ेगा। मेरी बात मैं बोल रहा था आप लोगों के होने वाला है। अब बोलो तुम सच है बोल के। मैं बोल रहा था आप लोग विटनेस है, हमेशा बोल रहा था कि आसाम का CM यही करने वाला है। जितने 20 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम वहां नहीं आया, उनको बोल रहे कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में रेफर मत करो, CAA सिटीजनशिप दे दो उनको। जो मुसलमान का नाम नहीं आया उसमें क्या करेंगे फिर? नहीं। आसाम के मुख्यमंत्री का रिसेंट स्टेटमेंट ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स का नाम उनके NRC में नहीं आया, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड था, उसको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में रेफर मत करिए, CAA कानून के तहत सिटीजनशिप दे दीजिए। ये उन्होंने कहा ना, ये कहा ना आसाम के CM ने। फिर जो मुस्लिम है उन्होंने क्या करना? बताओ। तो ये खुद उनकी नफरत की निशानी है। ये एक्ट, ये काला कानून है CAA का कानून जो मोदी सरकार ने बनाया। ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है रिलीजन को। और इसको कल अगर देश में CAA NPR NRC होगा तो ये सब चीजें तैयारी की जा रही है। आसाम की मिसाल ले लो आप। ये भी कह रहे हैं कि जब पड़ोसी मुल्क है वो अगर मुस्लिम डोमिनेट या मुस्लिम सवाल देखिए, क्या CAA के कानून से पहले जो हिंदू सिख अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में थे, उनको यहाँ पर नहीं मिल रहा था क्या? सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी, लॉन्ग टर्म वीजा मिल रहा था। मगर आप रिलीजन की बुनियाद पर एक कानून बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ आपने कानून बनाया। ये सबसे बड़ी गलत बात आपने की। और हेमंत बिस्व शर्मा ने ये बता दिया कि जो नॉन मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप मिलेगी, जो मुसलमानों का नाम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC में आया उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाकर लड़ना पड़ेगा। ये खुद डिस्क्रिमिनेशन है।